welcome back to my channel. And today I will teach you chapter number 3 legislature part 2. जो 11th क्लास का पार्ट फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था. नाउ विल स्टार्ट पार्ट 2 रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. कि जो पावर और फंक्शन पार्लियामेंट की है वो कौन कौन सी पावर और फंक्शंस है. जो पार्लियामेंट है वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनती है, मींस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जो प्रेसिडेंट है उसका डिस्कस हम एक सेपरेट चैप्टर में करेंगे. हम ओनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग राज्यसभा एंड लोकसभा कि राज्यसभा की कौन सी पावर और फंक्शंस होते हैं एंड लोकसभा के पावर एंड फंक्शन कौन से होते हैं. मैक्सिमम जो पावर होती है दोनों की सेम होती है, बट कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें लोकसभा की पावर डिफरेंट होती है और राज्यसभा की डिफरेंट होती है. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर. कि जो राज्यसभा है उसकी लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है कि एक मनी बिल को छोड़कर जो भी नॉन मनी बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस लोकसभा में भी हो सकते हैं और राज्यसभा में भी हो सकते हैं. तो लेजिस्लेटिव पावर के रिगार्डिंग दोनों की सेम पावर है, ओनली मनी बिल को छोड़कर. इन केस ऑफ डेडलॉक ऑफ नॉन मनी बिल तो दोनों हाउसेज होते हैं वो सिटिंग करते हैं, इट मीन्स उनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जिस हाउस के मेंबर्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उस हाउसेज की मानी जाएगी. मींस कोई भी नॉन मनी बिल होता है तो उसकी डेडलाइन आ गई या फिर वो पास नहीं हो पाया है, आफ्टर दैट उसकी ज्वाइंट मीटिंग होगी और उस ज्वाइंट मीटिंग में जिसके परसेंट ज्यादा है, जिस हाउस के मेंबर्स ज्यादा है उस हाउस की बात को माना जाएगा. जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है इसमें नॉन मनी बिल के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तो दोनों की सेम पावर है इसके रिगार्डिंग. देन आता है फाइनेंशियल फंक्शन. की जो फाइनेंशियल फंक्शन है इसमें मनी बिल इंट्रोड्यूस राज्यसभा में नहीं हो सकता. मनी बिल के रिगार्डिंग ओनली लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को नहीं है. पॉइंट नंबर 3 आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर. कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है कि इसमें चेंज हो सकते हैं बट एक हार्ड प्रोसेस के साथ. तो जो चेंज होते हैं उसमें हमारी पार्लियामेंट का मेन रोल होता है. अगर पार्लियामेंट की साइड से वो पास नहीं होंगे तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते. तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की एग्रीमेंट होनी चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है. तो उस अमेंडमेंट में जो राज्यसभा है उसकी पावर सेम है लोकसभा की जितनी. देन आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. जो राज्यसभा होती है उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बट फिर भी कुछ मोशन से ये गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है. स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के पास कुछ ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है. तो वो कौन कौन सी पावर है. आर्टिकल 249 में ये कहा गया है कि जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर राज्यसभा लॉ बना सकती है. और आर्टिकल 312 में ये कहा गया है कि जो न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज है उनको क्रिएट करने में राज्यसभा की स्पेशल पावर है. तो ये हमने पढ़ा पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा. आफ्टर दैट लोकसभा की पावर और फंक्शन. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन. लेजिस्लेटिव फंक्शन में जिस तरह की राज्यसभा के फंक्शन है, कोई भी नॉन मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है तो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है. अगर किसी भी नॉन मनी बिल का डेडलॉक हो जाता है तो सेम वही जिस तरह राज्यसभा में बताया कि ज्वाइंट सिटिंग होती है यानी ज्वाइंट मीटिंग होती है, आफ्टर दैट जिस हाउसेस के मेंबर प्रेजेंट होंगे उसकी बात को मान लिया जाएगा. फाइनेंशियल पावर में स्पेशल पावर लोकसभा के पास है कि जो मनी बिल होता है वो ओनली इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, उसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं है. ओनली 14 डेज के लिए राज्यसभा उसको डिले कर सकती है, आफ्टर 14 डेज उसको पास मान लिया जाता है. पॉइंट नंबर 3 आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की उसमें सेम पावर होती है कि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं. अदरवाइज एक हाउस से या कोई भी सिंगल हाउस उसमें अपनी एग्रीमेंट दे, दूसरा हाउस रिफ्यूज करे तो उससे पॉसिबल नहीं है. नंबर 4 आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. कि जो गवर्नमेंट है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा. तो लोकसभा की कंप्लीट कंट्रोलिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर, जिसे लोकसभा डिफरेंट टाइप के मोशन से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है. मिसेलियस पावर. की जो और बहुत सारी पावर है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों इंक्लूड होती है, लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना,
या फिर जो इम्पीचमेंट सिस्टम होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का सिस्टम है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको रिमूव करने का सिस्टम है, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल एक हाउस उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट सिस्टम के थ्रू उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाता है, यानी कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट सही वर्क नहीं कर रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज है वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव एक ही सिस्टम से किया जाता है, और उस सिस्टम का नेम है इम्पीचमेंट। और उस इम्पीचमेंट सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा ही कर सकती है। तो मैक्सिमम वर्क ऐसे हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इक्वल वर्क करती है, बट कुछ स्पेशल पावर लोकसभा के पास है और कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। तो ये पावर और फंक्शन पार्लियामेंट के, जब पार्लियामेंट के पावर और फंक्शन आए तो आप उसको सेपरेट भी लिख सकते हो और इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ओनली आपको राज्यसभा में स्पेशल पावर ये लिखनी है कि आर्टिकल 249 में क्या है और आर्टिकल 312 में क्या है। उधर जो लोकसभा है उसमें स्पेशल पावर लिखनी है, एक तो रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर और दूसरा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, और अदरवाइज आप इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमिटीज, कि जो पार्लियामेंट में कमिटीज बना रखी है उनका वर्क क्या है, वो कौन कौन सी कमिटीज हैं। तो फर्स्ट कमेटी इज स्टैंडिंग कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसमें टोटल 45 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 15 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। जो ये मेंबर्स होते हैं वो एमपी कहलाते हैं, ये आपको पता है। और जो 30 मेंबर्स लोकसभा से इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कम होते हैं। मेन वर्क ऑफ स्टैंडिंग कमेटी एग्जामाइन द एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द यूनियन बजट। ये मेन वर्क है आपका स्टैंडिंग कमेटी का। सेकेंड कमेटी आती है थ्री फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल के रिगार्डिंग 3 कमेटी अपॉइंट कर रखी है, तो उसमें कौन कौन सी कमेटी है। जो 3 कमेटीज है इनके डिफरेंट कमेटी के डिफरेंट वर्क हैं। फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड वर्क करती है। देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वर्क करती है। एंड थर्ड इज एस्टिमेट कमेटी, जो ओनली एस्टिमेट का ही वर्क करती है। तो ये 3 कमेटी इंक्लूड इन फाइनेंशियल कमेटी। आफ्टर दैट थर्ड कमेटी एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जिनको टाइम टू टाइम सेट किया जाता है, आफ्टर दैट उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इस सेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इशू, किसी भी स्पेशल इशू के ऊपर इनको वर्क करने के लिए एडहॉक किया जाता है, यानी अपॉइंट किया जाता है। तो ये देयर आर 3 कमेटी इन योर सिलेबस, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। कि जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से अपॉइंट किया जाता है, और इसको जब ओथ दिलाई जाती है, यानी कि जो शपथ दिलाते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि प्रेसिडेंट ओथ दिला रहा है या वाइस प्रेसिडेंट ओथ दिला रहा है। एक नॉर्मल मेंबर की तरह उसको ओथ दिलाई जाती है, बट इसके पास पावर काफी है कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, अगर उसको पोस्टपोन करना है तो ये इसको पोस्टपोन भी कर सकता है। अगर किसी भी एमपी को अपनी लैंग्वेज में, यानी कि जो उसकी मदर टंग है उसमें बोलने की वो परमिशन लेते हैं, तो उसमें भी स्पीकर उसको परमिशन दे सकता है। कोई भी एमपी अगर मान लो मिसबिहेव करता है तो उसके अगेंस्ट भी वर्क स्पीकर कर सकता है, या फिर किसी भी मेंबर को बोलने की परमिशन लेनी है वो स्पीकर से लेगा। इस तरह पार्लियामेंट में स्पीकर का काफी बड़ा रोल है। स्पीकर की जो सैलरी है, जो सैलरी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की है, वो ही सैलरी स्पीकर ऑफ लोकसभा की है। प्रेजेंट टाइम जो 17th नंबर की लोकसभा चल रही है, इसमें जो स्पीकर है लोकसभा का वो कौन है, ओम बिरला। अगर हम फर्स्ट स्पीकर की बात करते हैं कि जब 1952 में इलेक्शन हुए उस टाइम फर्स्ट स्पीकर कौन बनाए गए थे लोकसभा के, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। तो फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर जी। प्रेजेंट टाइम में कौन है स्पीकर, ओम बिरला। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन बनी, तो आपका आंसर होगा मीरा कुमार, सेकंड सुमित्रा महाजन बनी थी। जिस तरह से स्पीकर लोकसभा में होता है, राज्यसभा में भी एक हेड होता है, यानी कि उसको प्रेसिडाइज करने के लिए एक हेड होता है, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। और वो चेयरपर्सन होता है जो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जिस टाइम गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उसी टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेम वही वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वर्क करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है राज्यसभा के चेयरपर्सन, तो आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट का नेम लिख दोगे, वेंकैया नायडू।
एक डिप्टी स्पीकर भी होता है, लेकिन वो स्पीकर के अंडर वर्क नहीं करता है। जो डिप्टी स्पीकर है प्रेजेंट टाइम में थामी दुराई। तो लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन दोनों का रोल काफी अच्छा है। सेम वे राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा रिगार्डिंग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से ऑर्गन है, पार्लियामेंट का मेन वर्क क्या है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है उसके वर्क क्या है, राज्यसभा के वर्क क्या है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, और इनकी लीडरशिप कौन करते हैं, इनको प्रेसिडाइज कौन करते हैं। इस चैप्टर में हमने इनके रिगार्डिंग डिस्कस किया है। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।